यस, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, ये हमारा थर्ड लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग स्टेप में जाएंगे, वेक्टर का समेशन सीखेंगे, पैरेललोग्राम रूल हम लोग देखेंगे। थोड़ा रिकॉल कर लें, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे उसको हम लोग थोड़ा देख लें, ठीक है। जैसे अगर आपको हम बोले कि एक फोर्स हम अगर आपको देते हैं, सपोज कीजिए फोर्स F इज इक्वल टू, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं केवल। फोर्स इज से 2I कैप न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे ये फोर्स एक्ट कर रहा है एंड रिप्रेजेंट दिस फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाएं, ये एक्स एक्सिस है, तो ये आपका 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे और एक लाइन आप एक्स एक्सिस पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे कि दिस इज फोर्स F, यही है फोर्स F। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए जो एक किसी सरफेस पे रखा है, इस पे ये फोर्स रिप्रेजेंट करना चाहते थे, दिस फोर्स, तो आराम से रिप्रेजेंट हो गया कि सर अगर ये ऑरिजिन कंसिडर करें और ये एक्स एक्सिस कंसिडर करें तो ये जो फोर्स है हमारा इस तरफ से है, फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 न्यूटन है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन वो है, रिप्रेजेंट हो गया। सेम अगर हम बोले आपसे, ये सपोज फोर्स F1 है, आपसे बोले F2 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप न्यूटन। इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ इसमें कि वो कहां पे है। आप खुद से सोचो, अगर ये ऑरिजिन होगा, सपोज कीजिए आपका ये ऑरिजिन पॉइंट है, तो ये हो गया आपके लिए क्या, y एक्सिस हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये कहां पे है, तो हम बोले थे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है यहां पे, तो उसका कोऑर्डिनेट्स को देख लो, 2 and 1, यही कोऑर्डिनेट है ना। x कोऑर्डिनेट इज 2, I कैप का जो कोफिशिएंट x कोऑर्डिनेट होता है और j कैप का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है, 1 है, वो y कोऑर्डिनेट है। 2 and 1 को रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ पे, कहां पे होना चाहिए, x का यहाँ पे आपका वैल्यू 2 और 1 समवेयर। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपको 1 and 2 लेकर के आप इसको रिप्रेजेंट किए थे, ये क्या था आपका F1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पॉइंट यहाँ पे है, 1 and 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 1 and x 2 and 1 समवेयर हियर। तो आपको पता चल गया कि सर ये फोर्स आप रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं, दिस फोर्स इज F2। चलिए यहां देखिए, तो मालूम हो गया कि ये फोर्स जो है ना, यहां से 1 and 2 जो आप अगर इसको लिए थे तो 2 अगेन यही है और ये आपका 1 है। पॉइंट आपको मिल गया कि वो यहां पे है। आप एक स्केल रख करके आप उसको ड्रॉ करेंगे ऑरिजिन से, तो वो पॉइंट आपका ड्रॉ हो गया। यहां से ये फोर्स आपका ऐसे हो गया, ये फोर्स आपका हो गया F2 रिप्रेजेंट हो गया। ये 2 फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को आप इजिली रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट आपका है ट्रायंगल रूल को थोड़ा रिकॉल कीजिए। आपको 2 वेक्टर्स हम लोग दिए थे, कौन कौन सा वेक्टर था, सपोज कीजिए वेक्टर A एंड B। सपोज ये आपके पास वेक्टर A है और सपोज ये आपके पास वेक्टर B है। रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ना। इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है, B से ज्यादा है। डायरेक्शंस क्लियर है। इनको आप सम कीजिए और बताइए कि C का मैग्नीट्यूड एंड इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा। एक नया टर्म यूज किए, रिजल्टेंट। एक्चुअली ये वर्ड हम लोग अब कैरी करेंगे। जैसे किसी भी 2 वेक्टर को जब हम सम करेंगे तो ऑलवेज एक वेक्टर मिलता है, एक थर्ड वेक्टर, उसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर क्या उसका मीनिंग हुआ, ए सिंगल वेक्टर इन प्लेस ऑफ मोर देन 1 वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, ठीक है। एक सिंगल, जैसे इक्विवेलेंट आप बोलते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू ये सब बोलते थे, उसी तरह से है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब ये 2 वेक्टर मिल करके जो काम कर रहे हैं वो सिंगल वेक्टर भी वही काम करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको अभी हम लोग R से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलना है, सर ये दोनों को सम करके मिलना है, A एंड B को सम करना है, ठीक है। A और B यहां पे है, आप ट्रायंगल का 2 साइड बनाइए। सपोज दिस वन इज A, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है। B कहां पे है, डाउनवर्ड है, तो ऐसे अटैच नहीं करना है आपको, टेल हेड, तो उस वेक्टर का आप टेल को यहां अटैच करेंगे, तो ये है आपका वेक्टर B। आप देख लीजिए, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किए हैं, डायरेक्शन को चेंज नहीं किए हैं, हो गया। नाउ रिजल्टेंट अगर आपको इसको देखना है तो किधर होना चाहिए,
तो रिजल्टेंट जो होगा वो बताए थे कि इसी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, देखिए ये आपका जो है थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, यही है उनका सम विच इज रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी। इसी में अगर हम लोग प्रैक्टिस करें कि आप इसको फाइंड आउट करो कि वेयर इज दिस a माइनस बी, ये कहां पे है अगर आपको बोला जाए, तो वो भी हम बताए थे आपको कि b को आप क्या करेंगे, देखिए आपको वेक्टर a को ऐड करना है किसके साथ, माइनस बी के साथ। जब आप फिजिक्स में रिलेटिव मोशन में जाएंगे तो हम लोग को इसका सबसे ज्यादा जरूरत होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का। तो आपको माइनस बी खोजना है, वेयर इज माइनस बी, तो माइनस बी आपका यहां पे है। आप क्या किए, उस बी वेक्टर को 180 डिग्री से अपने जगह से रोटेट कर दिए, तो माइनस बी है। जिनको सम करना है उस पर फोकस करो। ए ऑलरेडी आपके पास यहां है, माइनस बी आपने रिप्रेजेंट किया। नाउ आपको देखना है टेल हेड करेक्ट। इन दोनों का जो थर्ड साइड है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, तो यहां से शुरू होगा ये थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये आपका क्या होगा, आर डैश है ये, एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन आप सीख गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीखे थे, बेसिकली उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग आज पोजीशन वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। देखो फिजिक्स का टर्म पोजीशन वेक्टर, नाम में खुद लिखा हुआ है कि ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। लेकिन पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, जैसे हम पूछे मेरा पोजीशन बताओ, किधर हम खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस बनाओगे। जैसे रूम में ही किसी कॉर्नर से मेरा डिस्टेंस को बताओगे, या फिर आप किसी ट्री या पेड़ से मेरा डिस्टेंस बताओगे, किसी वॉल से मेरा डिस्टेंस बताओगे। तो किसी भी चीज को जब आप लोकेट करते हो ना, तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लोकेट करते हो कि कहां है वो पार्टिकल जो है, ठीक है। उसी तरह से उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। तो क्या है ये पोजीशन वेक्टर, सिंपल सा वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन। ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं कि उसमें आपका 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, x, दिस y, x डैश एंड दिस y डैश। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम लोग यहां लिखे हैं। इसका ओरिजिन कहां पे है, ये है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं ना, बॉडी का मोशन को, फोर्स को, उसका स्पीड को, तो उसके सेंटर को ही हम लोग जो है ऑरिजिन कंसिडर कर लेते हैं एंड ईच एंड एवरी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑरिजिन कंसिडर करना आपके मर्जी पे होता है, आप कहीं भी एक पॉइंट को, फिक्स्ड पॉइंट को ऑरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। नाउ आपको पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया है। वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। ये पॉइंट का सपोज कीजिए आपके पास कोऑर्डिनेट है x एंड y। आपको जब कोऑर्डिनेट पता होता है तो आप वेक्टर को इजी वे में लिख सकते हैं। ऑरिजिन से आप उस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करो, एरो किधर दो, एरो आपका जो है उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए। ऑरिजिन से आप उस पॉइंट को ज्वाइन करो एक लाइन से, और टेल कहां होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन, और हेड जो होना चाहिए पॉइंट के पास होना चाहिए। इसी को आप कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसको आप स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल है पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना। किसी भी पॉइंट को, सपोज कीजिए पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट क्या है, Q है। इसका कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है कि कोऑर्डिनेट है x डैश एंड y डैश, तो आपको क्या करना है, ऑरिजिन से आप इस पॉइंट को ज्वाइन करो, एरो उसके तरफ दो। ये क्या हो गया, ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। नाउ हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर, सिंपल है। आप किसी भी वेक्टर को अगर लिखना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दिया हुआ है तो उसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कोई ट्रायंगल रूल ये सब आप मत सोचो। कितना कोऑर्डिनेट है, x है ना, तो देखो लिख रहा है वेक्टर r, क्या है ये, दिस इज, ऐसे करके अभी आप लिखना सीखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। O से लेकर के P, OP वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आपका, O से P की तरफ OP वेक्टर।
इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या है, एक्स है ना, तो एक्स पॉजिटिव है ना, एक्स आई कैप प्लस आपका वाई भी पॉजिटिव है तो वाई जे कैप। देखिए आप लिखना सीख गए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो बहुत सिंपल वे में आप उसको वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि ये कहां से आया, क्यों आया, तो आप ये पिछले क्लास में देख चुके हैं। देखिए यहां से एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि यहां से आप यहां तक आप गए, एक वेक्टर बना। इस वेक्टर के बारे में पता है कितना ये यूनिट है, एक्स यूनिट है ना, किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, एक्स आई कैप है ये वेक्टर आपका जो है ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर आपसे पूछे ओ ए वेक्टर क्या है, तो ओ ए वेक्टर इज एक्स आई कैप। क्लियर। नाउ यहां से आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, यहां टेल है और यहां से देखिए हेड कहां है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कितना यूनिट चले हो, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना लिखा है वाई, किधर आप चले हो, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई जे कैप। ये आपका जो वेक्टर बना इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ए से पी की तरफ है ना, एपी वेक्टर, दिस इज वाई जे कैप। आप ध्यान से देखो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, हाँ, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन से देखो कि आपका ट्रायंगल का जो दो साइड है, टेल हेड, ये दोनों साइड सेम सीक्वेंस में है। ठीक है, तो थर्ड साइड देखिए अपोजिट सीक्वेंस में लिया हुआ है ना रेड कलर में। ठीक है, तो ये रेड कलर वाला इन दोनों का सम होना चाहिए ना, वही तो हम आपको लिखे हैं कि दिस आर वेक्टर इज सम ऑफ ओ ए वेक्टर एंड एपी वेक्टर। ये कहां से आया, ट्रायंगल रूल से ही आया है। तो पोजीशन वेक्टर आप मेरे ख्याल से लोकेट कर लेंगे। अब तो एक दो क्वेश्चन देखिए, तो ये नोट हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर हम पूछे, एक पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए, जिनका कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2, 3, इनका पोजीशन वेक्टर लिख करके दिखाओ। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको हम बताए थे कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये हो गया आपके लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके लिए वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 2 है आपका, तो एक्स कोऑर्डिनेट आप इतना अगर लिखेंगे 1 और 2, तो यहां तक आ गए आप 2 तक ना। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, पॉजिटिव 1, 2, 3, समवेयर कहीं यहां पे आप हैं, तो इनका जो आपका पॉइंट मिला, यहां पे मिला ना, यही पॉइंट है आपका ए, लोकेट हो गया। नाउ आपको हम क्या बोले थे कि ऑरिजिन से आप उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एरो उसके तरफ देंगे, ये क्या बन गया, यही तो है पोजीशन वेक्टर, किसका, पॉइंट ए का। लिखेंगे कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ से ए की तरफ है, ओ ए है ये। ठीक है, इसको आप आर भी एज्यूम कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ओ ए, ओ से ए की तरफ कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 2 आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 जे कैप। देखिए आप यहां लिखे हैं और यहां उसको रिप्रेजेंट भी किए हैं। ठीक है, मतलब ये वेक्टर के हेल्प से आप इस ए पॉइंट का डिस्टेंस भी पता कर ले रहे हैं कि वो ओ पॉइंट से, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और वो कितने एंगल में यानी किस डायरेक्शन में है, दोनों आपको मालूम हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक और ट्राई करके देखो आप एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यूनिट है 2, -1, इसको आप लोकेट करके देखो इसका पोजीशन वेक्टर कहां पे है। सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करो आप। जैसे आपके लिए ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है, ये पॉइंट क्या है आपका -2, कहां पे, एक्स पे, -2 समवेयर कहीं यहां पे देखिए आया आपका, और ये क्या है -1, सर वो यहां पे है -1। इन दोनों को देखिए मिलने का जो पॉइंट है वो आपको कहां मिला, ये देखिए यहां पे मिला, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। अब आपको क्या करना है, ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करना, एरो इसके तरफ देना है। ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r', ये पोजीशन वेक्टर आपका बी पॉइंट का हो गया। आप इसके हेल्प से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, क्योंकि वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का। ठीक है, कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज ओ से बी की तरफ है, तो ओ बी है ये। ठीक है,
कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट देखिए यहां पे -2i -1j। ठीक है, आप यहां 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब आप कहीं भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कोई पॉइंट देंगे उसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे ना, बस उस पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन कर देना है, वो उसका पोजीशन वेक्टर है। एरो उस पॉइंट की तरफ देना है, स्टार्ट ओरिजिन से करना है, तो वेक्टर का जो टेल होगा वो तो ओरिजिन पॉइंट पे ही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट था पोजीशन वेक्टर के बारे में। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी सिंपल सा है, नाम में लिखा है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप जैसे फिजिक्स में अगर वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहे हो या किसी भी पार्टिकल को बोला गया कि पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है कि यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। डिस्टेंस नो डाउट की सेम है, पार्टिकल का यहां से यहां जाना, ये डिस्टेंस और यहां से यहां आना, दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। ये टुवर्ड्स राइट है और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इट टेल्स अबाउट हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये इसके बारे में बताता है। दो चीज है ना, हाउ मच कितने डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हुआ, एंड इन विच डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, इन दोनों का आइडिया वो देता है। उस वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब इस चीज को हम लोग यहां पे इस फिगर में आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। सपोज करो आपके पास ये जो पॉइंट ए है, यहां इनिशियली वो पार्टिकल था जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है सपोज x1 y1, ये उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और ये पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ए से बी तक जब आप पार्टिकल को लाए, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x2 एंड y2। आप जब काम करोगे तो यहां पॉइंट्स मिलेगा 3, 2, 4, 1, इस तरह से पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप उसमें काम करेंगे, वैल्यू में काम करेंगे। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा है। नाउ आपसे बोले फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट को आप लोकेट करो, कहां पे है वो ए पॉइंट, क्योंकि ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डायरेक्ट आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। हम क्या बोले थे पहले, वेयर इज ए, उसको लोकेट करो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। कैसे लोकेट होता है? तो आपको पता है कि आप एक पोजीशन वेक्टर का हेल्प लेते हैं और यहां से आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। एक मिनट, वो यहां से आप उसको ड्रॉ किए। दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। आप इसको सपोज कीजिए R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वे। आपको पता चल गया वेयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नाउ बी को भी आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लोकेट करो, तब आपको मालूम होगा कि ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है। तो बी को जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। इसके लिए एरो इधर की तरफ आप देंगे, ये हो गया R2। नाउ ये तो क्लियर है हाउ टू राइट R1 एंड R2, ये पता है। ठीक है, एंड R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो चलिए हम थोड़ा सा यहां आपका लिखते भी चलते हैं। व्हाट इज दिस R1? R1 क्या है? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यही है ना। उसको हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू ओ से ए की तरफ है ना, ओ ए वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर। फिर पूछेंगे आपसे R2 क्या है, तो वो है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी है। उसको आप कैसे लिख सकते हैं? ओ से बी की तरफ है ना, O टू बी, दैट्स व्हाई OB वेक्टर है वो। व्हाट इज OB? व्हाट इज OA? नाउ हाउ टू राइट दिस OA वेक्टर? कैसे लिख सकते हैं? बताए थे ना कि अगर आपके पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर है तो इसको I और J के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x1 I कैप प्लस y1 j कैप। देखिए आप इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, किसको? R1 को लिखना सीख गए आप। R2 को कैसे लिखेंगे? उसका कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे x2 I कैप प्लस y2 j कैप। देखिए आप दोनों वेक्टर्स को लिख लिए। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पार्टिकल को ए से बी डिस्प्लेस किया गया है। पार्टिकल is displaced from A
टू बी। दैट्स वाई आप उसको जब बनाएंगे ना ए से बी की तरफ, देखिए ऐसे आप बनाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी को आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है, क्योंकि आप ए से बी तक उसको डिस्प्लेस किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना। पहले जो दो पॉइंट्स है ना उनका आपको ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पहले लोकेट करना होगा, तो वो पोजीशन वेक्टर्स हो गया। उसके बाद ए से बी डिस्प्लेसमेंट है कि बी से ए, तो ए से बी, ओके। नाउ दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी। हाउ टू राइट? ए बी वेक्टर। क्लियर है ना? कैसे लिखना है? आप देखिए आपके सामने यहां ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में 3 साइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो उस 2 साइड को जो सेम सीक्वेंस में है, ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, देखिए ये इसका सीक्वेंस को चेक कीजिए तो सही है नहीं, टेल हेड, ये दोनों आपके ट्रायंगल के जो साइड है वो सेम सीक्वेंस में है। ये जो थर्ड साइड है उसका सीक्वेंस क्या है? अपोजिट है ना। मतलब ये जो R2 है, ये R1 एंड ये जो वेक्टर आपका है, दिस वेक्टर इज व्हाट? दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB। ये आपका R1 एंड AB का सम होना चाहिए ना। तो अगर हम उसको ऐसे लिखें कि फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ सम, उससे अगर हम जाएं तो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं ना। आप देखिए ट्रायंगल रूल को अब नहीं भूलिएगा, हम बोले थे कि आपका प्रीवियस नॉलेज उसको बार बार रिकॉल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि हम लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हम लोग को जिस चीज को वेक्टर को समझना है ना वो भी आ रहा है, ठीक है। और ये बेसलाइन वर्क है, इसको आप पहले से करके रखेंगे। नाउ ट्रायंगल रूल के लिए आपको अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रायंगल का साइड्स कैसे लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों साइड्स क्या थे? सेम सीक्वेंस में थे। अब वो तो समझ में आ गया होगा आपको, सीक्वेंस का मतलब, ऑर्डर का मतलब टेल हेड। लेकिन ये थर्ड साइड देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में है, हेड हेड कोलाइड किया है ना, ये इस तरह से है ना आपका, ठीक है। तो ये थर्ड साइड इन दोनों का सम होगा, वही हम लिखे हैं, ठीक है। आपको जो निकालना है ना उसको फोकस करो। मिल गया आपको फॉर्मूला, AB वेक्टर मिलेगा दिस R2 माइनस R1 से आपको मिल जाएगा, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ अभी हम आपको बताए थे कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए AB वेक्टर दिस इज इक्वल टू, ये R2 किसका पोजीशन वेक्टर है? B का है, बाद वाला पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आप लिखना सीखे इस चीज को कि अगर आपका जो AB पॉइंट है, A से B डिस्प्लेस हुआ है, तो ये बाद वाले को पहले लिखना है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। और यही आपका है, दिस इज OB माइनस OA। एंड व्हाट इज OB? यही है आपका R2 माइनस R1। तो मेरे ख्याल से आप पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ हम टास्क देते हैं आपको डेटा में, आप हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सब कुछ लिख के दिखाएंगे। आप पेपर में भी पैरेलल जो है वर्क करते रहिए हमेशा। जब भी आप इस क्लास को, वीडियो को देख रहे हो, आप एक पेपर रखिए, पेपर वर्क जब कीजिए वीडियो पॉज कर लीजिए, एंड देन पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद वापस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। आप जितने टाइम चाहेंगे आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आप क्लासरूम टीचिंग उससे ज्यादा आप इस अच्छे से इसमें सीख सकते हैं। आप मेनी टाइम्स रिकॉल कर सकते हैं। जब आप पेपर वर्क कर रहे हो वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम आपको कुछ टास्क हम दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब आप इस क्वेश्चन के थ्रू चेक करो कि आपको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया है या नहीं। आपके पास डेटा है, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेना है आपको। ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट P का देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। पार्टिकल पॉइंट P कहां है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में 2 मीटर एंड 4 मीटर पे है। चलो कोऑर्डिनेट क्लियर है। टू ए पॉइंट Q, पार्टिकल को P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस किया, ठीक है। मीन्स आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना है ना वो PQ पता करना है, P से Q की तरफ। Q का भी आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मालूम है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q एंड गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप उसको पेपर पे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। वेयर इज पॉइंट P एंड वेयर इज पॉइंट Q। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए P पॉइंट को लोकेट कीजिए, साथ में कीजिए। ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे 2 मीटर, y पे 4 मीटर है, तो 1 एंड 1 2 यहां आ गया,
एंड 1 2 3 4 यहां आ गया। तो आपको मालूम हो गया कि पॉइंट इज समवेयर हियर। ये पॉइंट कौन सा रिप्रेजेंट किया है आप? P। कोऑर्डिनेट क्या था? 2 मीटर एंड 4 मीटर। हो गया। कैसे आप उसको बनाएंगे? बोले थे ना कि ऑरिजिन से आप उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एरो उसके तरफ देंगे। ये पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो गया? ये वेक्टर ओपी है। चलिए हम इसको R1 कंसिडर करके चलते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज O2P, दिस वेक्टर इज OP। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, व्हाट इज दिस? O से P, OP। लेट इट बी R1। कितना आया? OP इज इक्वल टू P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर। क्लियर है ना? कोऑर्डिनेट से तो आप वेक्टर लिखना सीख गए ना, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये हो गया ओपी। नाउ आपको पॉइंट क्यू को देखो, ये कहां पे है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव यहां है, वाई नेगेटिव यहां पे है। एक्स कितना? आपको 3 तक जाना है। आपको 1 2 3 समवेयर कहीं यहां पे ये पॉइंट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट -2 जाना है, तो 1 एंड 2 आपका -2 कहीं यहां पे है। ठीक है, इस पॉइंट को लेकर के जब ये बना तो पॉइंट इज समवेयर हियर। पॉइंट लोकेट हो गया। ये पॉइंट आपका कौन सा है? ये पॉइंट क्यू पॉइंट है आपका। तो ऑरिजिन से आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं, एरो उसके तरफ देते हैं, तो ये वेक्टर आपका हो गया R2, और इसको आप लिख सकते हैं OQ वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक हो गया आपका। ये है 3 मीटर कॉमा -2 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। देखिए आपके दोनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, लिखेंगे कैसे? आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, दिस इज O2Q वेक्टर, लेट इट बी R2। OQ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 3 मीटर है ना पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3i कैप, लेकिन यहां -2 है ना, -2j कैप मीटर। ये आपका हो गया, दिस वन इज OQ वेक्टर, दिस वन इज OP। नाउ व्हाट टू फाइंड? ये तो पोजीशन वेक्टर्स है। डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल को कहां से कहां डिस्प्लेस कर दिया? P से Q। ओके, यहां आइए, P से Q की तरफ आप इसको ज्वाइन कीजिए। देखिए, और एरो किधर देना है? क्योंकि वो P से Q की तरफ आया है, तो एरो इधर की तरफ देना है। एरो दिखाई दे रहा है आपको ठीक से? ये है आपका। तो दिस वेक्टर इज वेक्टर PQ। हाउ टू राइट? अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे तो वो भी हम बता चुके थे कि अगर आप PQ वेक्टर लिखना चाहते हैं तो बाद वाला पहले होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पूरा हम अभी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, बाद वाला पहले होगा। ठीक है, ये सब कहां से आया है, कैसे है, ट्रायंगल रूल से है, वो सब तो समझा चुके हैं। अप्लाई करते समय थोड़ा स्पीड बनाना है आपको। बाद वाला जो पॉइंट होगा ना, उसको पहले उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो यानी कि OQ माइनस OP। नाउ आपके पास जो दोनों वेक्टर्स लिखे हुए थे, उसमें आप दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिख चुके हैं ना। OQ आप कितना लिखे थे? वो आपका आया था 3i कैप -2j कैप। ये लिख लिए। माइनस देखिए पहले से है यहां पे, तो माइनस हो गया। और OP आप कितना लिखे थे? 2i कैप प्लस 4j कैप। देखिए आप जैसे स्केलर का समेशन जानते हैं ना, 4 + 2 कितना होता है, 6 + 4 कितना होता है, 6 - 4 कितना होता है, -4 + 2 कितना होता है। सेम वे में, हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है, ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड। मतलब आपसे पूछे 4 बनाना एंड 4 ऑरेंज, हाउ मच, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 8 ऑरेंज हो जाएंगे या 8 बनाना हो जाएंगे। 8 फ्रूट्स दोनों में कॉमन है ना, वो भी फ्रूट कैटेगरी फैमिली में है, वो भी फ्रूट कैटेगरी। तो आप बोलिए 4 + 4, क्या बोलिए? 4 + 4 ऑरेंज नहीं, 4 + 4 बनाना नहीं, 4 + 4 फ्रूट, यानी कि 8 फ्रूट्स। उसी तरह से आपका देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आई को आई के साथ सम करना है, जे को जे के साथ सम करना है। ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो देखो 3i कैप -2j कैप कितना आया? ओनली i कैप। एक ही ना हुआ, 3 - 2 कितना हुआ? 1, तो 1i कैप
-2j और माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2j एंड -4j। तो -2 और -4 -6j। देखिए आपका ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो आप डिस्प्लेस किए हो ना, ये वैल्यू ये किसमें है, मीटर में है। वैल्यू और डायरेक्शन दोनों के साथ में है। अब थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस कुछ मीटर में होना चाहिए था। तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वो तो आप जानते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू बोले थे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है जे का कोफिशिएंट कितना है -6 है, -6 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसी गिवन वेक्टर का आप मेजर्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ये फॉर्मूला बताए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताए थे, उसी को अप्लाई किए। यहां पे एक्स कितना है 1 है, 1 स्क्वायर, यहां वाई कितना है -6 है, -6, तो कितना हो गया 36 एंड 1 37, स्क्वायर रूट ऑफ 37 मीटर। आपको पता है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक स्क्वायर रूट ऑफ 37 मीटर है। और डायरेक्शन थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो डायरेक्शन भी आपको हम निकालना बता रहे हैं। अभी तो केवल आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में है, पिक्चर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डेटा चेंज कर लेंगे, एनी रैंडमली कोई भी डेटा लेंगे एंड आप इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक आपके लिए टास्क हम दिए, ये हम क्या फाइंड आउट किए हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ एंड इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम Q टू P। अगर आपको Q से P डिस्प्लेस होता तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता, QP वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ता। उसमें क्या डिफरेंस होता सर, उसमें ये एरो चेंज हो जाता, Q से P ऐसा हो जाता वो, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे, बाद वाला पॉइंट कौन है, P है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। फिर यहां क्या हो जाता है, दिस वन इज OP एंड दिस वन इज व्हाट OQ। फिर आप वेक्टर को उसके अकॉर्डिंगली लिख करके इसको कंप्लीट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड, नो डाउट कि मैग्नीट्यूड तो यही आने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन का फर्क है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, वो चेंज हो गया, बट मैग्नीट्यूड सेम आपका रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 37 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए अभी तो, ठीक है। चलो अभी हम लोग जो है वेक्टर सम का एक दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम लॉ में क्या डिफरेंस है, बोथ आर सेम। वेक्टर रूल जो है, वेक्टर जो समेशन का जो रूल है वो ट्रायंगल रूल ही है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल आपका मेथड है कि वेक्टर P एंड Q को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो हम यहां दिखाएंगे ही कि सम करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब हम आपको बताया था ना कि R वेक्टर कैसे मिलने वाला है, तो ये वेक्टर P को एंड Q को सम करके मिलने वाला है। तो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम यहां सीखेंगे कि मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन का ही मैथमेटिकल फॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है। तो है क्या, उसका स्टेटमेंट हम पहले बता देते हैं, फिर हम यहां पर लिख देंगे। आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसको समझ गए हैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल क्या है, आप टू वेक्टर्स को कंसिडर किए, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, करेक्ट है। नाउ इसको आप ट्रायंगल रूल से सम कर सकते हैं ना, रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वेक्टर का दो साइड लेना है, ट्रायंगल का दो साइड बनाना है, ठीक है, क्लियर है वो। तो अभी हम इसी को सम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। तो लास्ट में जो सम के बाद रिजल्टेंट आएगा वो ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल का सेम होना चाहिए ना, बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप इसको ट्रायंगल रूल से जोड़ के दिखाइए या पैरेललोग्राम, बस पैरेललोग्राम एक मैथमेटिकल फॉर्म है, इसलिए हम लोग जो है अभी उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसका जो स्टेटमेंट है, द टू वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड थ्रू दिस पैरेललोग्राम लॉ फॉर्म two adjacent sides of parallelogram related to the two vectors. Now इसमें हम एक वर्ड या टर्म यूज कर रहे हैं, adjacent side का मतलब क्या है। कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है ना, उसमें ये जो 4 साइड्स आप देख रहे हैं, इसमें ये साइड और ये साइड जो है वो आपका पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। एडजेसेंट साइड्स कौन है, देखिए ये साइड ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं।
ये दोनों क्या है, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। तो आपको क्या करना है कि जिन दो वेक्टर को सम करना है उससे उसको यूज करके पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड फॉर्म करना है और वो को इनिशियल होने चाहिए। को इनिशियल का मतलब होता है कि आपके जो दो साइड बनेंगे ना उस वेक्टर के टेल एक जगह पे रहेंगे। को मतलब साथ साथ, इनिशियल स्टार्ट होना, तो वो इस तरह से होने चाहिए। पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड बनाना है आपको, किन दो वेक्टर को लेकर के जिनको आपको सम करना है। लेकिन कैसा लेना है आपको, इट शुड बी को इनिशियल। आपका टेल हेड ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी को इनिशियल। ठीक है, तो इससे जो एसोसिएटेड आपका जो फॉर्म होगा, हाँ जैसे आप बोलेंगे इससे बना करके दिखाइए, तो हम लोग वेक्टर पी को यहां रखेंगे। देखिए ये वेक्टर पी हो गया आपका, बड़ा नहीं हुआ ना, ये वेक्टर जो है वो पी वेक्टर हो गया। नाउ क्यू को आप कहां रखेंगे, को इनिशियल एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसको यहां ही अटैच कीजिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेक्टर का मीनिंग बिना चेंज किए हुए आप अगर इसको यहां रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सपोज कीजिए यहां रिप्रेजेंट हो गया। दिस वेक्टर इज वेक्टर से क्यू। देखिए हम वेक्टर का मीनिंग चेंज नहीं किए हैं, जो मैग्नीट्यूड यहां है सेम मैग्नीट्यूड यहां दिखाए हैं और डायरेक्शन भी चेंज नहीं किए हैं। दोनों वेक्टर्स का देखिए टेल एक जगह पे है। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड। ठीक है, आप अभी हम फाइनली आपको एक ड्रॉ करके दिखाएंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। सपोज ये क्यू ऐसा ना होकर के सपोज कीजिए अगर ऐसा होता, ये वेक्टर क्यू होता तो क्या करते। ठीक है, पी तो एज इट इज है, क्यू को कहां अटैच करना है, इसी के टेल के साथ अटैच करना है। हेड इधर की तरफ है ना डायरेक्शन, तो फिर ये इधर अटैच हो गया। दिस वेक्टर इज वेक्टर क्यू। देखिए दोनों का टेल एक जगह है ना, पैरेललोग्राम का दो साइड बन गया है ना। नाउ आप खुद से सोचिए कि अगर ये थर्ड साइड जैसे ऐसे हम जो दिए हुए थे कि वो थर्ड साइड सपोज कीजिए वो यहां पे है, दिस वेक्टर इज वेक्टर क्यू, जो हम आपको यहां पे क्वेश्चन में दिए थे। ठीक है, नाउ इनसे रिलेटेड आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए। वो तो इजी है, इसका पैरेलल साइड आप यहां ड्रॉ करेंगे और इसका पैरेलल साइड आप यहां से ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। वो तो जानते हैं ना कि ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो जब दो साइड मिल गए तो पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। हो गया। नाउ इस पैरेललोग्राम का कितने डायगोनल्स होते हैं, इसके दो होंगे, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। तो कौन सा डायगोनल जो है वो इन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये वाला डायगोनल, यानी कि ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं बड़ा सा जो निकला, ये डायगोनल नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, बेसिकली वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू का सम। इन दोनों को देखिए आप सम कर लिए, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया दिस वन एंड डायरेक्शन भी आपको मिल गया दोनों साथ में। तो ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो ट्रायंगल रूल से भी आप दिखा सकते थे ना, बिल्कुल सही। देखिए इसमें हेड ट्रायंगल रूल की नहीं है। आपका पी वेक्टर ये हो गया, क्यू वेक्टर को अटैच इसमें करना है, ट्रायंगल का दो साइड बनाना है। तो देखिए टेल हेड, दिस वेक्टर ये जो आपके ड्रॉ हो रहा है ना, ये वेक्टर जो है वो क्या है सर, दिस इज क्यू, ये क्यू ही है। देखो ध्यान से, दिस वन, ठीक है। अब कैसा अटैच हो गया, टेल हेड, देखिए सीक्वेंस आपका एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में अटैच हो गया। नाउ ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है आप ध्यान से देखेंगे, उसका थर्ड साइड कौन सा होगा, यही साइड होगा ना, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर ना, यही वापस आ गया ना। देखिए तो आप ट्रायंगल रूल से आप इसको एक्सप्लेन करो या पैरेललोग्राम रूल से, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, वो अलग कभी नहीं होगा। ठीक है, बस ये टू डिफरेंट वेज है। अब इसको हम थोड़ा फेयर कर रहे हैं, आपके पास जो गिवन सिचुएशन था और उसका स्टेटमेंट हम आपको अभी हम लिखवाने वाले हैं। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट जो है क्लियर है। पहले आप इसको एक जगह कहीं नोट डाउन कर लोगे एंड देन इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे। इसको ऐसा नहीं कि लर्न करना है, कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान देना है। देखो हम बोल रहे हैं और अंडरलाइन कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है या टर्म है, बोलना जरूरी जिसको है। इफ द टू वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड, ये दोनों को सम करना है आपको। इफ द टू वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड रिप्रेजेंट टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स, ये आपको ध्यान रखना है। को इनिशियल एक साथ स्टार्ट होने वाला,
टेल हेड नहीं, दोनों का टेल क्या होना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन इट्स डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी ये डायगोनल नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द सम ऑफ गिवन वेक्टर्स। मतलब ये जो आपका डायगोनल होगा वही है रिजल्टेंट, जो कि P प्लस Q, इन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो कितना बड़ा और किस डायरेक्शन में होगा वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो क्लियर है पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, फिर चलिए हम लोग इसको अब हम लोग जो है मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये आपका सेटअप है। ठीक है, आपको जो ड्रॉ करके हमने दिए थे कि P और Q जिनको आपको सम करना था वो पैरेललोग्राम का दो को इनिशियल इस तरह से वो एडजेसेंट साइड्स हो गए, इनसे एसोसिएटेड हम लोग पैरेललोग्राम को फॉर्म किए, पैरेलल साइड यहां, पैरेलल साइड यहां, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। नाउ थोड़ा सा देखिए हम कंस्ट्रक्शन उसमें थोड़ा दिए हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिएगा, आप B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और OA जो आपका था ना ये वेक्टर P, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना। बस एक ही लाइन का डेरिवेशन है जो हमेशा याद रहेगा आपको फाइंड आउट क्या करना है, R, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना बड़ा है। डायरेक्शन तो पिक्चर में आप दिखा चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें BNO, आपको पता है जहां राइट एंगल होता है उसका नाम बीच में रखते हैं, तो BNO इस राइट एंगल ट्रायंगल में बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हो जाएगा ये। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये पूरा आपका जो है वो बेस हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपको पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब आपके पास जो अननोन पैरामीटर्स है वो क्या है, सर हमको ये लेंथ नहीं पता, हमको तो ये पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये वेक्टर Q ही है। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखो, ये वेक्टर Q है, और ये क्या है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ये वेक्टर P है आपका, यहां से यहां सेम इक्वल वेक्टर जानते हो ना, जब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम तो वेक्टर सेम होता ही है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, लेकिन हमको तो ये लेंथ चाहिए यानी कि BN चाहिए। तो देखो आपको हम बोले थे कि जिन दो वेक्टर को सम करना है, वेक्टर P को सम करना था वेक्टर Q के साथ, तो आप लिखे थे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। तो ये भी आपका रिक्वायरमेंट्स है, यानी जब भी आप ये थ्योरम यूज कर रहे हो तो उनके बीच का एंगल या तो गिवन होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो जिनको सम कर रहे हैं, लास्ट में क्या होता है कि जब आपके पास फॉर्मूला आता है तो आपको क्वेश्चन में कोई भी एंगल गिवन होता है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप चेक करेंगे कि जिन दो वेक्टर को आप सम कर रहे हैं ये उनके बीच का अगर एंगल है थीटा, तभी आप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हाट इज थीटा पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स P एंड Q जिनको आप सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ये थीटा हो गया। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम शेड कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए उसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हमको पूछा जाए BN हमको फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल के लिए, और ये 90 डिग्री, देखो एंगल थीटा और 90 जिसपे होता है उसको हम बेस कहते हैं, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस पता है कि वो कितना है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेट इट बी Q। ठीक है, Q से रिप्रेजेंट करेंगे, तो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, तो होता है साइन थीटा होता है आपका। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत जानते हैं आप, साइन थीटा के हेल्प से हम लोग किसी भी राइट एंगल, जैसे कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास हो और एक कोई भी एंगल आपको अगर पता हो, तो रेस्ट ऑफ द टू साइड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वन गिवन साइड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। तो यहां पे ये एंगल आपका इस एंगल का इक्वल होगा कि नहीं, सर बिल्कुल होगा, ये पैरेलल साइड्स था, अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा ही होगा, पता है ना ये दोनों एंगल। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा P/H, P क्या है सर, वो BN है जो फाइंड आउट करना है, और H क्या है, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड है। तो आप ऐसे लिखिए, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप जहां काम करेंगे ना, वेक्टर्स को जोड़ेंगे, तो वो Q जो होगा वो वेलोसिटी हो सकता है मीटर पर सेकंड में,
वो आपका फोर्स हो सकता है न्यूटन में, जो भी होगा डिस्टेंस हो सकता है मीटर में, ठीक है। तो यहां पे आपको इसका वैल्यू मिल गया, बी एन कितना आया, बी एन इज इक्वल टू क्यू इंटू साइन थीटा, क्यू इंटू साइन थीटा। देखिए ये आपको मिल गया, ये लेंथ परपेंडिकुलर, यहां लिख दें हम आपको, यहां लिख रहे हैं क्यू साइन थीटा, हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए आपको, क्यों, आपको ये डिस्टेंस पता है, हमको ये पूरा चाहिए बेस, तो हमको ये लेंथ चाहिए। अब इसमें ध्यान से देखो, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नोन, बेस को निकालना है कौन सा रिलेशन, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बी क्या है बेस, ए एन है वो आपका, और हाइपोटेनस क्या है, वो वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड है। तो देखिए उससे ए एन निकल गया, ए एन जो लेंथ है वो आ रहा है क्यू इंटू कॉस थीटा। हम यहां लिख दें क्यू इंटू कॉस थीटा। ये तो क्लियर हो गया ना। पूरे डेरिवेशन में एक छोटा सा आपका बात था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड गिवन है, तो बाकी दो साइड हम कैसे निकालते हैं एंगल का हेल्प से। ये ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा एंड कॉस थीटा आप यूज किए, हो गया। अब आ जाए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में। फोकस करो डायग्राम पे और बताओ यहां पे हाइपोटेनस कितना है, और चलो पहले आप लैंग्वेज में लिखो, सर वो ओबी है, ओ से बी तक, ओबी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, सर वो बीएन है, बीएन का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस ओ से लेकर के एन तक है, ओ से लेकर के एन तक बेस है, इसका स्क्वायर। क्लियर है लाइन। नाउ व्हाट इज ओबी, सर यही तो फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को, मैग्नीट्यूड को आप आर से रिप्रेजेंट किए हैं, तो आर स्क्वायर। व्हाट इज बी एन, बी एन आप निकाल चुके हैं, वो है क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस आपका ओ एन आपको रखना है यहां पे। देखिए ओ एन क्या है, ये आपका ओ से लेकर ए, ओ ए प्लस ए एन है, तो यहां हम लिखें, आप इसको नोट कर चुके होंगे। ये जो डिस्टेंस है ओ एन, दिस इज ओ ए प्लस ए एन इनका होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा लेंथ आपको लिखना था, तो यहां से यहां तक क्या है ओ ए, और ये क्या है ए एन, ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर, ये हो गया बेस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे ओ ए कितना डिस्टेंस है, सर वो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है, तो कितना लिखेंगे पी, ठीक है। और एन कितना निकाले हो आप, वो है सर क्यू कॉस थीटा इनका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये वैल्यू आपका कितना था, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू यहां से यहां तक कितना था पी, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा उनका स्क्वायर हो गया। नाउ रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab कितना है 2 इंटू ए कितना था p था, और b कितना है q cos थीटा है। बेसिक्स है वो 19th का जो मैथमेटिक्स है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए हो गया। नाउ थोड़ा अरेंज करिए अब इसको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्यू स्क्वायर का टर्म एक यहां भी है और एक यहां भी है, उसमें से कॉमन निकालिए, तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, सर पी स्क्वायर एक टर्म था वो है, और क्या है आपका पी 2pq कॉस थीटा, हो गया। आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो लास्ट लाइन देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं इसका, दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यह है ना। थोड़ा अरेंज कर लें, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखिए ये है आपका रिजल्टेंट के लिए। अब आपको आर चाहिए था, आर स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, यानी कि
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ऐसे याद रखेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2pq cos थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। नाउ इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो अननोन है आपके लिए। ये क्या है? पी वेक्टर पी जो भी होगा, वेलोसिटी होगा, फोर्स होगा, जो भी होगा, उसका वैल्यू है मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर करना है। सर 2 न्यूटन था, 2 का स्क्वायर। क्यों क्या है? वो अगर फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स ही होगा, क्योंकि फोर्स को ही फोर्स से जोड़ोगे ना, फोर्स को वेलोसिटी से तो नहीं जोड़ोगे। तो मान लो कि पी आपका एक फोर्स है जो 4 न्यूटन है, तो 4 का स्क्वायर। क्यू आपका दूसरा फोर्स है जो कि 3 न्यूटन है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। सर वो फोर्स जो थे ना, वो दिया हुआ था कि वो आपस में जो है 60 डिग्री पे थे, ऐसे थे, मान लीजिए 60 डिग्री पे थे। तो थीटा यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस 60 डिग्री, 1/2 आपका ये सॉल्व हो गया। रिजल्टेंट यानी कि टोटल फोर्स आप निकालना सीख गए। अप्लाई करके देखेंगे आप इसको। देखिए इस फॉर्मूला को, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F1, कितना है वो? सर 2 न्यूटन है। चलिए छोटा छोटा डेटा लेते हैं। एक फोर्स इधर की तरफ आपका लग रहा है F2, कितना है वो? 1 न्यूटन है सपोज कीजिए, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है? आपस में 60 डिग्री एंगल है। तो बोले इनके ऊपर टोटल फोर्स निकाल के दिखाओ। तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा? टोटल फोर्स वेक्टर के फॉर्म में आप इन दोनों फोर्सेस को सम करेंगे तो निकलेगा, ठीक है। नाउ यही है रिजल्टेंट आपका, सिंगल फोर्स। इन दोनों के जगह पे एक सिंगल फोर्स निकालना है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि इन दोनों को फोर्स को जब लगाओगे ऐसे, तो ऑब्जेक्ट को इधर जाना चाहिए बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। बिल्कुल देखिए जा रहा है, इसके थ्रू देखिए। जिस दो वेक्टर को आप जोड़ने वाले हैं वो ऑलरेडी देखिए अरेंज है, दोनों का टेल एक जगह पे है। वो पैरेललोग्राम का 2 साइड बता रहा है, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया आपका। देखिए ये पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ आपका, इसका पैरेलल साइड यहां, इसका पैरेलल साइड यहां। तो उसका जो डायगोनल है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये जो है यही तो फोर्स होना चाहिए आपका, जो इन दोनों का सम होगा। देखिए बोले थे ना इधर जाना चाहिए। इसका वैल्यू चलिए निकालते हैं। जब आप इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो वेक्टर का साइन आप यहां नहीं देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये इसके जगह पे ये है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ किनको जोड़ रहे हो आप? P के जगह क्या है? F1 है। Q के जगह क्या है? F2 है। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2, दिस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इन दोनों के बीच का एंगल यहां क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ F1 कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये 2 से कैंसिल होगा, ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 प्लस 1 प्लस 2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो ये एक 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 ही बचा ना। 4 इंटू 6 एंड 1 7, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। वेक्टर ए एंड बी को सम करके दिखाओ, जिनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होगा? ए बी को सम करना है ना। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी, दिस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिंबल से प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। अब इसका एक लास्ट छोटा सा एक टॉपिक बचा है। तो अभी आप वैल्यू निकालना सीख गए कि यहां से लेकर यहां तक ये मैग्नीट्यूड कितना है, ये निकालना सीख गए। एंड दिस वैल्यू इज दिस मच, ठीक है। अभी आपको डायरेक्शन बताना बाकी है, क्योंकि वेक्टर है। आपको बोले कि ये अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर तो ये भी होता है, 2 मीटर ये भी होता है, 2 मीटर ये भी होता है, 2 मीटर ये भी होता है। डायरेक्शन भी आपको बताना होगा ना कि 2 मीटर इन विच डायरेक्शन। इसके लिए आपको इस एंगल को डिफाइन करना होगा अल्फा, और बताना होगा कि ये जो हमारा नेट जो सम आया है रिजल्टेंट, वो वेक्टर P के साथ अल्फा एंगल पे है।
अल्फा एंगल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हमारा थीटा एंगल ऑलरेडी यूज हो चुका है सिंबल, इसलिए अल्फा बीटा गामा ये सब सिंबल हम लोग यूज करेंगे दूसरे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो फाइनली जब फॉर्मूला में अल्फा कोई बोलेगा ना तो आपको समझना है कि व्हाट इज अल्फा, भूल नहीं जाइएगा, यह सिंबल आप खुद से लिए हैं। अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद बेस वेक्टर पी, नीचे जो वेक्टर है उसके साथ एंगल है। आप ये भी एंगल निकाल सकते थे, लेकिन एनी एंगल से आपको तो मालूम हो ही जाएगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए अब हम लोग इसका डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं आर का, ठीक है। चलो अब डायरेक्शन के लिए आओ, इसका वैल्यू तो निकल गया ना, रिजल्टेंट इतना आया आपका, ठीक है। नाउ डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर पी के साथ बताना है, तो ये वेक्टर जो बेस में था आपका वेक्टर पी है, ये जो हम यहां लिए हैं देखिए पी के साथ वो अल्फा एंगल पे है, तो एंगल अल्फा क्या लिया हुआ पता है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर और सम वेक्टर विद योर बेस वेक्टर वेक्टर पी, पी के साथ, नॉट विद क्यू, पी के साथ है, ये भी आपको ये याद रखना होगा किसके साथ वो एंगल है आपका अल्फा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल BNO, BNO दिखाई दे रहा है साफ साफ इसमें। नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल में टैन अल्फा अगर हम डिफाइन करते हैं, सपोज कीजिए आपके साथ टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या होता है, P बाई बी होता है। देखो हमारा काम है अल्फा निकालने का, टैन अल्फा P बाई बी, P क्या है, P देखिए इतना बड़ा है, वो क्या है Q साइन थीटा है, डिवाइडेड बाई B क्या है, B आपका दिस प्लस दिस हम पूरा लिखे हुए हैं, देखिए P प्लस क्यू कॉस थीटा, दिस इज P एंड दिस इज Q कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आप जब आप डेटा में काम करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ नंबर्स में आएगा, न्यूमरल वैल्यू, आप फटाफट छोटा छोटा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। नाउ आपको अल्फा निकालना है, आप ये क्लास 10th में तो नहीं देखे हुए हैं, बट सपोज कीजिए अगर आपको ऐसा मिले कि साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 है, तो आप तुरंत से बता देते हैं कि अल्फा 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नोन वैल्यूज के अलावा अगर सपोज कुछ अननोन वैल्यूज मिल जाए आपको, हाउ टू राइट कि साइन अल्फा इज 1/3, लेकिन आपसे तो अल्फा पूछा, तो इसको लिखने का एक तरीका है कि अल्फा एंगल इज इक्वल टू, आप वैल्यू क्योंकि अभी नहीं जानते हैं तो साइन इनवर्स 1/3 ऐसा लिख दीजिए आप उसको, ठीक है, अल्फा के वैल्यू के लिए। अगर आप जानते थे तो डायरेक्ट एंगल लिखिए। तो ये चलिए हम लेटर ऑन बाद में ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत ना, तो उसमें हम आपको ये सब चीज बता देंगे। फिलहाल क्योंकि हम यहाँ ये सिंबल यूज कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स होल थिंग, ये आपका क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। अब टर्म्स को ध्यान से देखिए, ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर P, ये भी याद रखना है, केवल डायरेक्शन इतना नहीं, किसके साथ, P वेक्टर के साथ। देखो अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का आपका डायरेक्शन है P वेक्टर के साथ, वो फाइंड आउट करना था। मैग्नीट्यूड यहां पे है, डायरेक्शन उसका यहां पे है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला में क्या क्या प्रॉब्लम देखिए, क्यू क्या है, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड है। जैसे इस क्वेश्चन को पहले जो न्यूमेरिकल बनाए थे वो शायद 1 या 2 न्यूटन जो भी हम दिए थे वो है। साइन थीटा, याद रखिएगा ये एंगल जिन दो वेक्टर को आप सम कर रहे हैं उनके बीच का एंगल है, जो कि आपको पहले से गिवन था, जैसे क्वेश्चन में बताया था 60 डिग्री। ओके, पी क्या है सर, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्यू क्या है, सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो थीटा एंगल क्लियर है ना, यहां एक एंगल है, एक एंगल यहां है। ये एंगल जो है जिन दो वेक्टर को सम कर रहे हैं उनके बीच का एंगल है जो गिवन है, और ये जो एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हैं ये रिजल्टेंट का एंगल है किसके साथ, वेक्टर पी के साथ, ठीक है। तो अब आप इस रिजल्टेंट को कंप्लीट फाइंड आउट करना सीख गए। इसको फाइंड आउट करने का मैग्नीट्यूड यहां पे है और डायरेक्शन यहां पे है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को दिमाग में सेट कीजिए। हम कुछ एक दो स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना काफी है, आप एक साथ सब कुछ नहीं देखिए। इस फॉर्मूला को अप्लाई करना हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।